हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 के विज्ञान और उसके अंतर्गत अध्याय 2। क्योंकि पहला अध्याय को मैंने पहले ही पढ़ा दिया, आपने पढ़ा भी होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार जाके जरूर आप पहले पहला अध्याय को पढ़िए। क्योंकि क्या होता है ना कि पहला अध्याय पढ़ेगा तो उससे क्या होगा, लिंक होता रहेगा कि अगला अध्याय आपको किस तरह समझ में आएगा। वो पहला अध्याय ही क्या करता है, निर्भर करता है इस पे कि आपको अगला अध्याय कैसा समझ में आएगा। इसलिए आपको पिछला वाला अध्याय जरूर यानी कि पहला अध्याय आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी के सभी परिभाषा को आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और लिखवाऊंगा और आपको अच्छे से सभी परिभाषा को बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 का जो नाम है, अध्याय 2 का नाम क्या है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। यानी कि सूक्ष्म जीव होता क्या है। जी हाँ, सूक्ष्म जीव होता क्या है, आखिर जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजवा ये सभी क्या है, ये सब का उदाहरण क्या है, ये सबसे किस तरह का रोग होता है, ये सब कैसे फैल जाते हैं, संक्रामक रोग क्या होता है, आखिर मच्छर को कौन सा मच्छर को काटने से किस प्रकार का बीमारी या रोग होता है, ये सभी के सभी इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि देखिए ऐसे जीव भी हैं जिन्हें हम मतलब क्या है, जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से अपने केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें क्या सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी सूक्ष्म जीव का मतलब जिसे अपनी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो हमारी आंख है ना उसे डायरेक्ट हम नहीं देख सकते, उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। यानी कि ये इतने छोटे होते हैं ना कि इसे हम नहीं देख सकते, इसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। आपने समझ गया होगा सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। उसे देखने के लिए पता है किसका जरूरत पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी का, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए। यहाँ देखिए क्या है, सूक्ष्म जीव को क्या है, चार क्या है मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजवा और चौथा शैवाल। पहला क्या है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजवा और चौथा शैवाल, ठीक है। और एक अन्य भी सूक्ष्म जीव है जो अलग से है, देखिए क्या है, विषाणु भी क्या है सूक्ष्म होते हैं। विषाणु यानी जिसको वायरस कहते हैं, क्या है वायरस, क्या वायरस कहते हैं, ये भी होते हैं, ये भी सूक्ष्म जीव ही है। ये भी बहुत छोटे, इसको हम लोग अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। यही होता है। यहाँ देखिए जैसे विषाणु का क्या हो सकता है, देखिए जैसे कि कुछ सामान्य रोग जैसे क्या है, जुकाम या फिर क्या है इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू कहते हैं, एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत छोटे, ये एक दूसरे से फैलते रहते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी क्या है, किसका उदाहरण है, पोलियो और खसरा विषाणु यानी कि वायरस का उदाहरण हुआ है, ये विषाणु के कारण होते हैं। और अतिसार और मलेरिया किसका उदाहरण है, प्रोटोजवा का है। किसका, प्रोटोजवा है, ये भी सूक्ष्म जीव है, आपको पता चल गया है। टाइफाइड एवं क्षय रोग जिसको टीबी, क्षय रोग को क्या कर टीबी कहा जाता है, किसका उदाहरण है, यह जीवाणु का उदाहरण है, ठीक है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जीवाणु, स्पाइरल जीवाणु देखिए कितना छोटा छोटा है, पता है इसको बहुत जूम करके इस तरह से फोटो कर इसका क्लिक किया गया है। आप सोच नहीं सकते हैं, ये इतना छोटा होता है ना कि हम लोग आंख से नहीं देख सकते, तो फोटो सोचिए कितना मुश्किल होता है इसका लेना। ये सभी होते हैं, जी है, यही सब के कारण तो बीमारी होती है। क्षणनुमा देखिए जीवाणु कैसे होता है, इस तरह का क्षणनुमा जीवाणु है। यही जीवाणु सब है जो हम लोग को शरीर में क्या करते हैं, कभी कभी हानिकारक कर भी होते हैं, कभी कभी फायदे के लिए भी होते हैं, ऐसा नहीं है। इस तरह का देखिए शैवाल, मैंने बताया सूक्ष्म जीव का एक क्या है, शैवाल है एक भाग उसका। शैवाल में एक शैवाल का नाम क्या है, क्या है, क्लेमाइडोमोनास, क्या है क्लेमाइडोमोनास। और दूसरा क्या है एस्पाइरोगोएरा, क्या है एस्पाइरोगायरा, क्या नाम है एस्पाइरोगोएरा। इस तरह से क्या है प्रोटोजवा जो अमीबा है, और पैरामीशियम, अमीबा तो आपने पहले ही अध्याय में पढ़ा होगा। ये क्या है पैरामीशियम है, पैरामीशियम है, क्या है ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम देख रहे हैं किस तरह से, ये सभी क्या है, अमीबा क्या है एक कोश के जीव, आपने पढ़ा होगा। और इस प्रकार देखिए कवक, कवक भी है ना, क्या है क्या है ये राइजोपस है, क्या है राइजोपस है जिसको ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। ये क्या है पेनिसिलियम है, क्या है ये पेनिसिलियम, देखिए किस तरह से पेनिसिलियम दिखता है। ये क्या है एस्पर, क्या है जिलस है, एस्परजिलस है, ये क्या है एस्परजिलस, ये क्या है कवक है एक प्रकार का। ये सब क्या है, ये सभी कवक है। यही सब के कारण क्या होते हैं कि बहुत तरह का बीमारी सब होते हैं। ये सभी क्या है सूक्ष्म जीव का एक प्रकार का भाग है ये सब, ठीक है। और क्या है देखिए यहाँ लिखा हुआ है सूक्ष्म जीव रहते कहाँ कहाँ है। देखिए सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजवा है, कुछ बहुकोषीय भी हैं जैसे कि शैवाल एवं कवक। यानी एक कोशिकीय में उदाहरण किसका हो जाता है, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं जैसे क्या है शैवाल, क्या है लिखा हुआ एक कोशिकीय हो सकता है जैसे कि जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजवा। बहुकोषीय में शैवाल और कवक हो सकते हैं। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं और यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीव पर आश्रित होते हैं जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं।
कहने का मतलब ये लोग रहते कहाँ हैं, ये कहीं भी रह सकते हैं, ये मरुस्थल में रह सकते हैं, ये दलदल में रह सकते हैं, ये कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है, ये मनुष्य के शरीर में रह सकते हैं, ये इतने छोटे हैं ना कि इनका अपना क्रियाकलाप चलते रहता है, बस यही है। और देखिए क्या है, यहाँ देखिए क्या है, मित्रवत, यानी कि सूक्ष्म जीव कभी कभी हम लोग के लिए फायदा के भी चीज़ हो सकते हैं। उदाहरण में पता है दूध से दही जमता है ना, इसका कारण क्या है, इसका भी कारण कहीं ना कहीं किसका है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है क्या, सूक्ष्म जीव है, ठीक है। देख सकते हैं कैसे मित्रवत किस प्रकार से हो सकता है। यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, इनका उपयोग दही ब्रेड केक बनाने, यानी कि यहाँ तो इसका जर्थ हो गया, हाँ हानिकारक तो है लेकिन कहीं कहीं पे ये मित्रवत भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। देखिए प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग केवल अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। क्या है, काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग किस में किया जाता है, अल्कोहल बनाने में किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष क्या है, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। यानी देखिए सड़ गल जाते हैं तो इसका क्या विघटन होने लगता है धीरे धीरे। ये कौन कर रहे हैं, जी हाँ ये भी कर रहे हैं, कौन, ये सभी क्या है, जीवाणु, ये सभी क्या है, सूक्ष्म जीव सब कर रहे हैं, तभी ना कचरा सब हट जाते हैं। कभी कभी ये इनका भी क्रियाकलाप अपने चलते रहता है, तथा कभी कभी हानिकारक पदार्थ बनते हैं, ठीक है, हानिकारक भी बन सकते हैं। अब कहीं पे बहुत ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे तो हानिकारक ही बन जाएगा ये। यहाँ देखिए दही एवं ब्रेड का बनाना, यानी दही एवं ब्रेड का जो बनना होता है, यहाँ पे देखिए दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिन्हें क्या, लैक्टोबैसिलस, यानी दूध से दही जो बनता है उसमें किस प्रकार का जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस, किस प्रकार का, लैक्टोबैसिलस, किस प्रकार का, लैक्टोबैसिलस। ये आपको पता होना चाहिए कि दूध से दही बनने वाली क्या है, जीवाणु का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस नाम है, ठीक है, आपने समझ गया होगा बहुत अच्छे से। इस प्रकार देखिए जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी सहायक होते हैं, क्या जीवाणु सभी ये कहीं कहीं सहायक होते हैं, चावल के आटे में या फिर बहुत जगह इनका उपयोग होता है। जीवाणु क्या है, पनीर, अचार एवं पनीर मतलब चीज़ है, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। ये क्या है, ये सभी मित्रवत, यानी कि इनसे हम कभी कभी लाभ भी है, ये सभी इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि दही हो जाता है, पनीर हो गया, अचार हुआ, ये सभी में क्या है, इनका उपयोग होता है जीवाणु का या फिर मतलब सूक्ष्म जीव का, ये आपने समझ गया होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं, गैस के बुलबुले खमीर वाले मंद आयतन बढ़ा देते हैं। ये क्या है, ये बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग के आधार पर ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। यानी कि यीस्ट होता है ना, यीस्ट भी जीवाणु है, उसका उपयोग किया जाता है। केक जो देख रहे हैं ना, केक ऐसे करके फूल जाता है, इसका कारण क्या है, केक इतना फूला फूला रहता है, इसका कारण है क्या, यीस्ट है। क्या कारण है, यीस्ट, क्या है, यीस्ट पर एक प्रकार का जीवाणु है, आपको ये पता होना चाहिए। और देखिए यहाँ देखिए किस प्रकार से एक लाइन लिखा हुआ है बहुत अच्छा, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना, क्या है मतलब चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, किण्वन कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ था कुछ बात, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि बड़े स्तर पर अल्कोहल शराब एवं एसिटिक एसिड यानी कि आपने 7वां कक्षा में पढ़ा था अम्ल, एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, कि उत्पादन में सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो जौ गेहूँ चावल एवं फलों में रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है, यानी कि यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यही है। और किण्वन किसे कहा जाता है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, क्या, फर्मेंटेशन कहते हैं। किण्वन किसे कहते हैं, किसे मतलब इंग्लिश में किण्वन को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, और चीनी के अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। लुई पास्चर ने मतलब किण्वन की खोज किसने की, लुई पास्चर, किसने, लुई पास्चर ने कब की थी, 1857 में। कब, 1857 में किण्वन की खोज किसने की, लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर ने कब की थी, 1857 में किए थे, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है प्रतिजैविक, ठीक है, प्रतिजैविक पता है क्या होता है, एंटीबायोटिक। जब हमें किसी प्रकार की शरीर मतलब क्या बोलते हैं, शरीर में बीमारी पैदा होती है तो हम लोग क्या खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, जिसको प्रतिजैविक कहते हैं। यानी क्या, सीधा समझिए क्या पता है, दवाई, क्या, दवाई जो होता है ना, जो हम लोग डॉक्टर से लेते हैं उसी को तो कहा जाता है क्या, एंटीबायोटिक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे आप सुनिएगा थोड़ा नाम, देखिए क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या है, टेट्रासाइक्लिन, क्या, टेट्रासाइक्लिन, उसके बाद क्या है, क्या है,
एरिथ्रोमाइसिन, क्या है एरिथ्रोमाइसिन, ये सभी क्या है दवाई का नाम है। पेनिसिलिन ये सब दवाई का नाम है, क्या है पैरासीटामोल, ये सब क्या है दवाई का, ये सब प्रतिजैविक का नाम, जिसको इंग्लिश में एंटीबायोटिक कहते हैं। हम लोग को बुखार लगता है ना तो हम लोग एंटीबायोटिक जाके लेते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर के सलाह के पास हमेशा लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। तो ये सभी क्या है एंटीबायोटिक का उदाहरण है। ये सभी क्या है सूक्ष्म जीव से ही बनाए जाते हैं। जी हाँ, सूक्ष्म जीव को नष्ट करके ये सभी प्रक्रिया के दौरान बनाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फूंद के छोटे जीवाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं तथा तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार से क्या हो गया, फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। बस कि पेनिसिलिन भी क्या था, एक प्रकार के एंटीबायोटिक थी, और ये बनाया गया किनके द्वारा, देखिए लिखा हुआ है क्या है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। कब, 1929 में। बस ये आपको जानना है। आपने प्रतिजैविक एंटीबायोटिक समझ गया, जो दवाई होता है ना जो डॉक्टर से यहाँ से हम लोग लेते हैं, वो सूक्ष्म जीव को नष्ट करके बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं प्रतिजैविक कहते हैं। आपने समझ गया होगा। और पशु के आहार में भी मिलाए जाते हैं, ये प्रतिजैविक होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात लिखा भी हुआ है कि ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक लेनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने आपको जस्ट अभी बताया, उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि वह प्रतिजैविक उस समय लेंगे उसकी आवश्यकता नहीं है तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर को उपस्थित हुए जीवाणु को भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम फ्लू प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। देखिए, विषाणु द्वारा जो रोग होते हैं ना, छोटे मोटे सर्दी जुकाम, उस सब के लिए एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और एक क्या होती है, क्या है वैक्सीन, क्या है, एक होती है वैक्सीन, एक होती है वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन बताने से पहले आपको कुछ कॉपी पे नोट डाउन करना है। आपके कॉपी पे फर्स्ट में जो नोट डाउन हुआ होना चाहिए वो क्या है, सबसे पहले सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। ये आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। इसके 4 वर्ग है। जीवाणु, उसका उदाहरण क्या हो सकता है, लैक्टोबैसिलस। कवक, उसका उदाहरण क्या हो सकता है, पेनिसिलियम। क्या है, एस्परजिलस। और क्या है राइजोपस है। ये सभी उदाहरण है, ये सभी को नोट डाउन करना है। प्रोटोजवा यानी कि अमीबा और पैरामीशियम, ये सभी इसका क्या है उदाहरण है। ये क्या है उदाहरण है, प्रोटोजवा है। प्रोटोजवा तो आपको पता है सूक्ष्म जीव का भाग है, वर्ग है। और इसका उदाहरण क्या हो सकता है, प्रोटोजवा में क्या क्या आते हैं, अमीबा पैरामीशियम आते हैं। और क्या है, शैवाल स्पाइरोगाइरा। और क्या है, क्लैमाइडोमोनास, ये सभी है। और विषाणु एक प्रकार का क्या है, सूक्ष्म जीव है। जी हाँ, इसको वीडियो को रोक के कीजिए, बट इसे नोट जरूर कीजिए। इसलिए करना है क्योंकि आपको यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपको यह जानना चाहिए। आपके अध्याय का है ना, तो आपको एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि राइजोपस किसके अंतर्गत आते हैं, आप बोले कवक के अंतर्गत आते हैं। ये आपको जानना चाहिए और इसे अच्छे से आपको याद भी करना है, ठीक है। इसे कर लीजिए, उसके बाद इसे करना है। दूध से दही बनने वाले जीवाणु का क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। जी हाँ, मैंने आपको अच्छे से बताया। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होना क्या, किण्वन या फिर फर्मेंटेशन कहलाता है। ये भी आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था। किण्वन की खोज किसने की, लुई पास्चर ने की थी। कब की थी, 1857 में की थी, ठीक है। ये पास्चर लिखा हुआ है। प्रतिजैविक किसे कहा था, जो बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट करती है, जैसे कि क्या होता है, क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या है टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन होता है, या फिर पेनिसिलिन ये होता है। और बहुत तरह के होते हैं एंटीबायोटिक, आपको पता है, डॉक्टर के पास आपको मिल जाएंगे सभी तरह के एंटीबायोटिक। तो यही होते हैं प्रतिजैविक, ठीक है। और एक क्या है, जो हमारे शरीर के रोगाणुओं को लड़ने में सहायता करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं, ठीक है। ये सभी को आपको नोट डाउन करना है आपकी कॉपी में, ठीक है। उसके बाद ये करना है, देखिए क्या है, रोग कारक सूक्ष्म जीव से सदा सुरक्षित रहने के लिए क्या है, टीका या फिर वैक्सीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 1 मिनट आपको किताब की ओर लेके चलते हैं। यहाँ देखिए क्या है, वैक्सीन लिखा हुआ है ना, वैक्सीन देखिए अभी जस्ट आपको लिखवाना भी है। देखिए वैक्सीन है, वैक्सीन कब होता है पता है, जब हमारे शरीर में बहुत बड़े समय तक, लंबे समय तक जो बीमारी होने लगते हैं, उसमें वैक्सीन का उपयोग होता है। यानी एक प्रकार से डाल दिया जाता है और उसका उपयोग होते रहता है हमारे शरीर में। उन्हीं को ऐसे देखिए क्या लिखा है, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। यानी हमारा शरीर भी लड़ने के लिए अपना क्या करते हैं, प्रतिरक्षी उत्पन्न करते रहते हैं। बस यही है, यहाँ देखिए। और इस प्रकार से यह वैक्सीन होता है, वैक्सीन लगाया जाता है शरीर में ताकि वह बीमारी को दूर किया जा सके। वैक्सीन वही होता है, वैक्सीन लगा दिया जाता है। जैसे कि कोरोना काल में वैक्सीन लगा था, ठीक है। कोरोना जब आया तो उसमें वैक्सीन लगा था। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अन्य बीमारियों में वैक्सीन का टीके लगाया जाता है। एडवर्ड जेनर ने किसका, क्या है, चेचक की, एडवर्ड जेनर ने किसका, 1798 में चेचक की टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। बस यही है, आपको जानना था।
और आगे देखते हैं। और यहाँ देखिए क्या है, रोगाणु। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। रोग जो उत्पन्न करते हैं ना उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रोगाणु या फिर रोगजनक कहते हैं। इस प्रकार देखिए आपने समझ गया। एक होता है क्या, संचरणीय रोग। क्या होता है, संचरणीय रोग। क्या होता है, संचरणीय मतलब एक जगह जो है ना क्या करता है, ये क्या करता है, वायु, जल, भोजन अथवा मतलब कि संपर्क में आने से जो फैलता है ना उसे क्या कहते हैं, संचरणीय रोग कहते हैं। ठीक है, मतलब संपर्क में आने से एक से दूसरे में फैल जाता है। ठीक है, वो माध्यम विभिन्न हो सकते हैं, जल हो सकते हैं, वायु हो सकते हैं, ये सब माध्यम है, भोजन है। एक साथ खाना खाइएगा, दूसरे वाला बीमारी दूसरा में फैल जाता है, इसे क्या कहते हैं, संचरणीय रोग कहा जाता है। ठीक है, और संचरणीय रोग आपने समझ गया कि होता क्या है कि एक से दूसरा में फैल जाता है, यही होता है। और फैलने का क्या होता है, बहुत तरह का माध्यम हो सकता है, वायु है, जल है, भोजन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसी से फैलता है। ठीक है, जब जुकाम से पीड़ित व्यक्ति कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस, विषाणु वायु में आ जाते हैं और ये वायरस श्वास में साथ में ले जाने वायु के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी जब हम छींकते हैं ना तो दूसरे के शरीर के सामने कभी भी नहीं छींकना चाहिए, हमेशा नाक को बंद करके कपड़े से छींकना चाहिए, मुंह को बंद करके छींकना चाहिए। इससे क्या है, एक से दूसरे में वायरस चले जाते हैं। ठीक है, और यह रोग वाहक का कार्य करने लगते हैं। यानी कि कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी जो रोग क्या है, रोग कारक सूक्ष्मजीव के रोग वाहक का कार्य करने लगते हैं। रोग वाहक क्या होता है, जो जहाँ से रोग एक से दूसरा में फैल जाती है ना, इसे क्या कहते हैं, रोग वाहक। जैसे कि उदाहरण क्या हो सकता है, घरेलू मक्खी, ये बहुत खतरनाक है। ये मक्खी क्या करती है पता है, मक्खी कूड़े उड़े जंतु जो होते हैं अवशिष्ट पर बैठती है और रोगाणु उसके शरीर में चिपक जाते हैं। और जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो क्या स्थानांतरण संभव है, मतलब एक से दूसरा में फैलाने का एक सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, मक्खी। इसलिए मक्खी जब भी कहीं पे बैठे तो उसे हटाना चाहिए। ठीक है ना, मक्खी बीमारी को फैलाने में बहुत बड़ा भूमिका अदा करते रहता है। ठीक है, और यहाँ एक और देखिए कैसे लिखा हुआ है, मादा एनोफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। समझिए, मादा एनोफिलीज मच्छर यानी कि मच्छर क्या है, प्लेज्मोडियम। क्या, प्लेज्मोडियम क्या है, मलेरिया परजीवी। यानी कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है पता है, मलेरिया होता है। मलेरिया किसके कारण से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। जी हाँ, मादा मतलब महिला, महिला मच्छर जो होती है उसे काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है, यानी कि मादा एनोफिलीज। इसी प्रकार से देखिए मादा एडिस मच्छर, क्या है, मादा एडिस मच्छर, इसे काटने से क्या होता है, इसे काटने से होता है क्या होता है, इसे काटने से डेंगू हो जाता है। आपको पता होना चाहिए डेंगू किससे काटने से होता है, किस मच्छर के काटने से होता है, ये होता है मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। और यह क्या होती है, यह महिला मच्छर होती है, ये पुरुष नहीं, जी हाँ, ये नर मच्छर नहीं होता, ये महिला मच्छर होती है। ठीक है, ये महिला मच्छर होती है, इनको काटने से क्या हो जाता है, क्या होता है, क्या डेंगू फैल जाता है, यानी मादा एडिस मच्छर। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर भी है किस तरह से दिख रही है, यही तो काट लेती है एनोफिलीज मच्छर तो मलेरिया हो जाती है, और एडिस मच्छर काटती है तो डेंगू हो जाता है। ठीक है, और संचरणीय रोग आपने समझ गया, एक से दूसरे में फैलता है तो। ठीक है, आपको अब कॉपी पे लिखना चाहिए। उससे पहले एक और बात देख लीजिए कि इसे कैसे समझना है पता है, इसे समझना है कि जैसे क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं किससे होता है, जीवाणु से होता है। और किस प्रकार से फैलता है, वायु से फैलता है। ठीक है, इसी प्रकार खसरा है किससे होता है, वायरस से होता है। जी हाँ, आपको इसको याद करना है। क्षय रोग टीबी किससे होता है, जीवाणु से। टीबी जीवाणु से, टीबी जीवाणु से। खसरा किससे, वायरस से। और चिकन पॉक्स किससे होता है, वायरस से होता है। और पोलियो किससे होता है, वायरस से ही होता है। यानी खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो ये सब क्या है, वायरस होता है। लेकिन क्या है, खसरा वायु से फैलता है। आपको बस इसको याद करना, मैं अभी आपको कॉपी पे नोट डाउन में करवाऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगा। पोलियो वायु से फैलता है, चिकन पॉक्स भी वायु से फैलता है, मतलब फैल रहा है एक दूसरे में। हैजा क्या है, जीवाणु से होने वाला, जल या भोजन की सहायता से फैल। टाइफाइड क्या है, ये जल से फैलता है और जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, इसमें क्या करना चाहिए, हम लोग क्या बचाव है, व्यक्ति क्या है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्ति से अलग रखना है। यानी कि क्या करना है, सभी में एक ही बात आएगा पता है, उसको एक साथ पानी नहीं पीना है, एक दूसरे से अलग रखना है। इस प्रकार से जो है ना उससे थोड़ी दूरी बना के रखना है, लेकिन उनका जो उपयोगी है उन्हें उपयोगी बना के रखना, उनका जो उपयोग उन्हें देना है। ये नहीं कि उनसे एकदम भेदभाव करने लगना, ये सभी नहीं करना है। ठीक है, इसी प्रकार टाइफाइड बता ही दिया मैंने, जीवाणु से होने वाला है। हेपेटाइटिस ए यानी किससे, वायरस से होने वाला है। मलेरिया प्रोटोजवा से होने वाला है। मलेरिया किससे होने वाला है, प्रोटोजवा से। जी हाँ, प्लेज्मोडियम मैंने दिखाया ना, प्लेज्मोडियम। प्रोटोजवा का नाम क्या है, प्लेज्मोडियम, मैंने अभी दिखाया था आपको। और उसको कैसे भगाना, भाई नॉर्मल बात है कि मलेरिया होगा तो आपको क्या करना है, किस प्रकार से बचना है, किससे, मच्छरदानी का प्रयोग करना है, सबसे बड़ा बात है। ठीक है, और चलिए देखिए यहाँ पे एक और है, जंतु में जो है ना एंथ्रेक्स, क्या,
एंथ्रेक्स नाम का जो होता है एक प्रकार का जीवाणु, ये मवेशी में होने वाला भयानक रोग होता है, जी हाँ, ठीक है। और गाय में खूर एवं मुंह में रोग वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। खूर मुंह सब में जो रोग होता है वो क्या होता है, वायरस के द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नाम के जीवाणु की खोज की और ये क्या है, बाद में क्या हुआ, एंथ्रेसिस रोग का कारक बन गया, ठीक है। यानी कि एंथ्रेस रोग का संबंध किससे है, मवेशी से है। मवेशी में होता है जीवाणु के कारण, ठीक है। जीवाणु के कारण एंथ्रेस रोग किस में होता है, मवेशी में होता है, ठीक है। और बेसिलस एंथ्रेस नाम के कोई वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा, 1876 में इन्होंने खोज की थी ये रोग की, ठीक है। तो चलिए कॉपी पे कुछ यहाँ और एक बात और देख ही लीजिए, ये बहुत अच्छा सा बात लिखा हुआ है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो पौधों में भी रोग का कारण बनते हैं। जैसे देखिए रोग का नाम क्या है, नींबू कैंकर, क्या है, नींबू कैंकर किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण, वायु में फैलने से होता है, ठीक है। नींबू कैंकर किसके कारण होता है, जीवाणु से। गेहूं की रस्ट किस कारण होता है, कवक से। और भिंडी की पीत किससे होता है, वायरस से। भिंडी की पीत वायरस से, गेहूं की रस्ट कवक से और नींबू कैंकर जीवाणु से। ओके, चलिए कुछ कॉपी पे नोट डाउन करते हैं। इसे तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा बहुत अच्छे से, इसे तो आपने किया होगा, जी हाँ, आपने पक्का किया होगा इसे अच्छे से। नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी कीजिए इसे नोट डाउन, ठीक है। और अब इसे करना है, इसे करना है क्या है, ये रोग कारक या सूक्ष्म जीव में से सदा सुरक्षित रहने के लिए टीका, वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसे रोग में वैक्सीन लगाया जाता है, ठीक है। इसे लिखना है। चेचक की टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने, 1798। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये साल ना ही याद हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये जरूर पता होना है कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, चेचक के टीके की खोज की थी, ठीक है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, रोगाणु या फिर रोगजनक कहलाते हैं, ठीक है। संचरणीय रोग किसे कहते हैं, ऐसे रोग जो संपर्क में आने से फैलता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, सर्दी जुकाम हो सकता है, टीबी हो सकता है, हैजा हो सकता है, ये सभी संचरणीय रोग है, जी हाँ। मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया एवं मादा एडीज मच्छर से डेंगू होता है, जी हाँ। आपको ये अंतिम वाला लाइन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये अंतिम लाइन कि मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया, मादा एडीज मच्छर से क्या है, क्या होता है, क्या, डेंगू होता है, ठीक है। ये आपको नोट डाउन बहुत अच्छे से वीडियो को रोक के करना, बट करना जरूर है। इसी तरह अब आपके कॉपी में अगला लाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि मनुष्य में होने वाला रोग और उसके सूक्ष्म जीव क्या हो सकता है। जैसे कि जीवाणु से क्या है, हैजा का कारण क्या है, जीवाणु। टाइफाइड का कारण क्या है, जीवाणु। क्षय रोग का और एंथ्रेक्स का कारण क्या है, जीवाणु। मलेरिया और अतिसार का उदाहरण क्या है, प्रोटोजोआ। देखिए यहाँ पे एंथ्रेक्स आया ना, ये जानवर में भी होने वाला है रोग है, लेकिन ये मनुष्य में भी होता है एंथ्रेक्स किसी किसी में, ठीक है। ये बहुत भयानक बीमारी है, ठीक है। यहाँ हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग किसके, जीवाणु के। और मलेरिया अतिसार किससे, प्रोटोजोआ से। और खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो और हेपेटाइटिस से किससे, विषाणु या वायरस से होने वाला रोग है। इसे इसी तरह से आपको याद कर लेना है। डायरेक्ट प्रश्न कैसे पूछता है पता है, ऐसे पूछता है कि हैजा इनमें से किसके कारण होता है। ऑप्शन रहेगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन रहेगा विषाणु, ऑप्शन रहेगा कवक, और आपको टिक करके आना है किसमें, हैजा जीवाणु से होने वाला रोग है, ठीक है। ऐसे करके टिक करना है। मलेरिया किसके कारण होता है, ऑप्शन में रहेगा जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, तो आप तुरंत टिक मारिएगा, किस में मारिएगा, प्रोटोजोआ में मारिएगा। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने इसको अच्छे से आपके लिए लिखा हुआ है, इसलिए आपको कॉपी पे भी नोट डाउन करना है। इसी तरह क्या है, पौधे में भी होता है। जीवाणु क्या है, नींबू कैंकर, है ना। जीवाणु से होने वाला है क्या, नींबू कैंकर। और कवक से होने वाला है क्या है, गेहूं की रस्ट। और विषाणु से होने वाला क्या है, भिंडी की पीत, मैंने दिखाया भी था। और एक अंत में लाइन लिखना था क्या, एंथ्रेक्स जीवाणु द्वारा मवेशी में होने वाला भयानक रोग है। क्या है, जीवाणु द्वारा मवेशी में होने वाला भयानक रोग क्या है, क्या है, एंथ्रेक्स है, ठीक है। और अब लिखना है क्या, लिखना है दूध में सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाश्चीकरण कहते हैं। क्या, पाश्चीकरण कहते हैं। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइबोजियम सहायक, क्या है, राइजोबियम सहायक होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या है, राइजोबियम सहायक होती है। और एक होता है नाइट्रोजन चक्र, पता है नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, ठीक है, 78% है। तो इसे विभिन्न माध्यमों में जो घूमते रहता है ना, ये परिवर्तित होते रहता है, इसी को नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। कभी ये पेड़ पौधा के जड़ों में आएंगे, फिर जड़े से अवशिष्ट बन के फिर वायु में जाएंगे, फिर वायु से जड़ में आएंगे। इस प्रकार से गोल गोल घूमने की प्रक्रिया क्या कहा था, नाइट्रोजन चक्र कहा था। चलिए किताब आपको दिखा देते हैं, इसे नोट डाउन करिए। और ये अंतिम पेज मतलब अध्याय है लिखने का, ये सभी को आपने कर ही लिया पहले ही ऑलरेडी। यहाँ से करना था, ये करना था, ठीक है, ये करना था, फिर ये करना था, फिर ये करना था, फिर ये करना था, फिर ये करना था। नोट डाउन अभी आप करिए, वीडियो को रोके कीजिए बट कीजिए जरूर, ठीक है। तो अब किताब आपको दिखाते हैं।
यानी आपने पेड़ पौधे में होने वाले सभी प्रकार के रोगों के बारे में आपने जान गया कि किस जीवाणु से क्या होता है, कवक से क्या होता है, वायरस से क्या होता है। भिंडी की पीत किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है? कीट सहायक होता है। ये आपके लिए उतना महत्वपूर्ण, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए भिंडी की पीत किससे होता है? वायरस से होता है। विषैले पदार्थ, देखिए ऐसा पदार्थ होता है ना जो हमारे लिए बहुत घातक हानिकारक होते हैं, वही होता है विषैले पदार्थ, जिनसे हमें बहुत तरह के क्या होती है, जिससे कभी कभी तो मौत भी हो सकता है। ऐसे भी इतने विषैले होते हैं। ठीक है, जो रोग उत्पन्न करते हैं, ये सभी क्या होते हैं? विषैले पदार्थ होते हैं। और आगे देखिए, जो महत्वपूर्ण है ना, मैं हमेशा वही बात बताते रहता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीव की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। ठीक है, क्या है? सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए नमक एवं तेल का उपयोग किया जाता है कभी कभी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? परिरक्षक, यानी कि रक्षा करता है। ठीक है, हम नमक अथवा खाद्य अम्लों का प्रयोग कर अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्मजीव की क्या होती? वृद्धि नहीं होती है। इस जैसे कि क्या है? सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइल क्या है? सल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। परिरक्षक उदाहरण क्या है? सोडियम बेंजोनेट और सोडियम मेटाबाइल सल्फाइड है। ये उदाहरण है, इसी को क्या कहा जाता है? परिरक्षक कहा जाता है। ठीक है, परिरक्षक है जो रक्षा करता है, उनमें किसी प्रकार की नहीं आने देती है। इधर देखिए, और क्या है? नमक द्वारा परिरक्षक किया जाता है, तेल के द्वारा किया जाता है, सिरके के द्वारा किया जाता है। ये सभी को आपके अपने स्तर से पढ़ना है। ठीक है, ये इसमें महत्वपूर्ण बात सब है। इसमें क्या पढ़ना? देखिए, जैम, जेली एवं क्रैक्स का क्या है? रक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो क्या सदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, तेल एवं सिरके का परिरक्षण उपयोग कर अचार को संदूषण बनाने में क्या आता है? जो आपने समझ गया, परिरक्षण जो रक्षा करता है, जो सूक्ष्मजीव को, जो हमारे लिए सूक्ष्मजीव घातक हो सकती है, उन्हें हटाता है। उसे बहुत तरीका से किया जा सकता है। ठीक है, गर्म एवं ठंडा करके भी किया जा सकता है। उसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, क्या है? पाश्चुरीकरण। मैंने भी आपको लिखवाया भी था, पाश्चुरीकरण होता है। ठीक है ना, क्या लिखा? पाश्चुरीकरण दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह सूक्ष्मजीव से मुक्त होता है। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस, क्या है? 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट, यानी कि 15 से आधा घंटा के करीब, क्या सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने के सूक्ष्मजीव की वृद्धि क्या होती है? सूक्ष्मजीव की वृद्धि दूध में रोकना क्या कहलाता है? पाश्चुरीकरण। और इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। बस आपको ये याद रखना है, लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण की खोज की थी। और एक होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपको बताया था कि आपने छठा और सातवां में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं, यहाँ राइजोबियम के बारे में पढ़ा था आपने। राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा था, जो लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन को उनकी विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित कर देना, यही होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, जैसे सेम और मटर जो एक क्या है? सजीवता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता रहता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। जी हाँ, 78% रहती है, आपको भी पता है। और यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए किस तरह से, क्या है? लेग्यूम पौधे की जड़ की ग्रंथियाँ किस तरह से है, समझे? हम लोग के लिए जैसे ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है ना, उसी प्रकार से सेम नाइट्रोजन सभी पेड़ पौधे को संतुलन, या विभिन्न सजीव के लिए, सजीव को संतुलन बनाए रखने के लिए क्या है? नाइट्रोजन अति आवश्यक है। यानी नाइट्रोजन कितना परसेंट है हमारे धरती पे? 78% है। नाइट्रोजन गैस है, आपको पता है। नाइट्रोजन पर सभी क्या है? सजीवों का आवश्यक संगठन है, जो क्या है लिखा हुआ? जो प्रोटीन पर्णहरित, यानी कि क्लोरोफिल, क्या उसके बाद क्या है? न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन, क्या है? विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करते हैं। यानी क्या है? नाइट्रोजन का क्या हो रहा है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जब नाइट्रोजन इस प्रकार के उपयोगी यौगिक में परिवर्तन हो जाते हैं, तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिक संश्लेषण में करते हैं। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को क्या है? गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। यानी कि
वायुमंडल में है नाइट्रोजन, फिर कहाँ चली जाती है, जड़ में चली जाती है, मिट्टी में जड़ में जाने के बाद फिर वो अगर वो पेड़ पौधा है सड़ गल जाते हैं, फिर उसमें वो क्या नाइट्रोजन क्या बन जाते हैं, यौगिक बन जाते हैं, फिर वो वायुमंडल में चले जाते हैं। यानी कि ये क्या हो रहा है, एक प्रकार से क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, देख रहे हैं, ये एक प्रकार से क्या हो रहा है, घूम रहा है। ये इसे क्या कहा जाता है, इसी को तो कहा जाता है क्या, नाइट्रोजन चक्र। देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ये तड़ी द्वारा स्थिरीकरण होता है और चला आता है क्या, मिट्टी में चला आता है यौगिक में, और इसके बाद क्या होता है, पौधों द्वारा अवशोषण होता है, फिर क्या होता है, जंतु के द्वारा खाना में जाता है, उत्सर्जन के बाद जीवों की मृत्यु होती है, फिर क्या चला आता है, मिट्टी में जड़ में आ जाता है, मतलब घूमते रहता है। यहाँ देखिए किस प्रकार जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित होता है, जीवाणु द्वारा होता है, फिर क्या वायुमंडल में चला जाता है। फिर इधर देखिए वायुमंडल से किस प्रकार से नीले एवं शैवालों में स्थिरीकरण होता है, उसके बाद जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करना, यानी इधर से उधर घूम के गया नाइट्रोजन, फिर किसी न किसी प्रक्रिया स्वरूप इधर आया, यानी कि जंतु को मर जाने के बाद फिर वो नाइट्रोजन यौगिक बन गया। इस प्रकार से नाइट्रोजन का घूमना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन चक्र कहलाता है, उनका परिवर्तित होना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन चक्र। इस प्रकार मैंने शैवाल, प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, जीवाणु, वाहक, संक्रामक रोग जो एक दूसरे से फैलते हैं, किण्वन, कवक, लैक्टोबैसिलस, सूक्ष्मजीव, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पाश्चरीकरण, क्या परिरक्षण, प्रोटोजवा, राइजोबियम, उसके बाद क्या है, टीका, वैक्सीन, विषाणु और यीस्ट, खमीर के बारे में मैंने बताया जो फुला होता है। इस सभी के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया, समझाया और अच्छे से आपको लिखवाया। आशा करता हूँ आपने अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लिए होंगे और आपको करना भी था। जी हाँ, अगर आपको अगर कुछ छूट भी गया तो वीडियो को दोबारा देख के करिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है ये। आपको ये वाला अपने स्तर से पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना चाहिए अपने स्तर से, क्योंकि मैंने जो इतना बोला ना सभी इसी में से कहीं ना कहीं से रहते हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना चाहिए, ठीक। और आपको यहाँ से प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए कि ईस्ट क्या है, ईस्ट का उपयोग किस में किया जाता है, आपको पढ़ना चाहिए। ईस्ट का आपको पता था कि अल्कोहल बनाने में क्या आता है, कौन सा प्रतिजैविक है, आपने पढ़ा था कि स्पेक्ट्रोमाइसिन है। इस तरह मलेरिया का परजीवी वाहक, मलेरिया किस कारण, मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है। ये सभी क्या है, संचित रोगों का मुख्य कारण क्या है, घरेलू मक्खी हो सकता है। इसी तरह देखिए क्या है, ब्रेड अथवा इडली फूल क्यों जाती है, आपको पता है ना, ईस्ट होती है उसमें, ईस्ट के कारण वो फूलने लगती है। उसके बाद क्या है, चीनी में अल्कोहल में परिवर्तन करने की क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा और इस प्रकार से इसे भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, इसमें से कौन होगा किसका होगा, आप अच्छे से बना लीजिएगा। मैंने जितना लिखवाया है ना, समझाया है ना, उससे बन जाएगा, ठीक है। आप अपने स्तर से बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए लास्ट में कुछ लिखा हुआ है, जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य के बहुत पहले से रह रहे हैं, ये बहुत सख्त जीव है, इसलिए वे कठिन परिस्थिति में भी रह सकते हैं, मिट्टी के बर्तन उबलने तथा ठंडे बर्फीले, मतलब सभी जगह क्या है, कास्टिक सोडा की झील और शांत सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरे में पाए जाते हैं। वे अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं, वे विभिन्न अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं। एक प्रकार के जीवाणु कैमरे पर देखा गया जो चंद्रमा पर 2 वर्षों से था। तक कोई पर्यावरण ऐसा नहीं है जिसमें जीवाणु जीवित न रह सके, यानी कि जीवाणु कहीं भी रह सकते हैं। आप इतना पढ़ने के बाद आपको तो ये पता चल गया, जीवाणु अभी आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपके मोबाइल पे भी जीवाणु लगा होगा, कोई ठीक नहीं है, ठीक है। इसे आप सूक्ष्मदर्शी से देखेगा, सब दिख जाता है, हर जगह जीवाणु, यानी कि हर जगह सूक्ष्मजीव, हर जगह है सूक्ष्मजीव, हर जगह है सूक्ष्मजीव, जिसे अपनी आंखों से नहीं देख सकता, आपने तो यही पढ़ा है, ठीक है। तो आपको ये अच्छा से पता चल गया होगा कि जीवाणु हर जगह हो ना हो, हर जगह कहीं ना कहीं पे है, सूक्ष्मजीव है। तो आपको इस प्रकार ये अध्याय बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो हमारे चैनल पे आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।